Hello everyone. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Sir, I'm Dr. Supriya Punia, gynecologist and laparoscopic surgeon at VKR Multispeciality Hospital, Abohar. I welcome you all to a very exciting session and exciting discussion on the topic I have fibroids. What do I do? It's my absolute privilege to moderate this session and to kickstart it without much ado. I welcome Dr. Colonel Pankaj Talwar, BSM MD PhD. Serves a distinguished name in the field of reproductive medicine and needs no introduction. Dr. Colonel Pankaj Talwar is the CEO at iHoma Fertility Clinic and IC Training Academy at Gurugram, Delhi. Serves the Dean of Department of Clinical Embryology at Sridhar University, Pilani and PhD in Clinical Embryology. Serves the founder of Global ART Digital School and founder secretary of Fertility Preservation Society. Sir has trained more than 1,700 students globally in the past 3 years in ART across 23 countries and has experience of setting up more than 29 ART centers globally. Sir has been awarded Vishisht Seva Medal by the President of India for his exemplary work in the field of infertility. Sir has edited numerous books and has several publications and many years of experience in the field. Sir, it is an honor indeed to welcome you. Thank you. Now, Thank you so much, Supriya. Thank you. thank you, sir. So now let's address the elephant in the room and talk about fibroids. Fibroids is the most common problem. Fibroids सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे पास डेली बेसिस पे ओपीडी में आता है. ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है हमारे बच्चेदानी में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. जो विमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज की लेडीज है उनमें सबसे कॉमन है. तो चलो अब हम पंकज तलवार सर से बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स के बारे में जानकारी लें. सर फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे एक लेडी एक्सपेक्ट करे कि उसको फाइब्रॉइड्स हैं. So thank you so much, Dr. Supriya. Shukriya, Dhanyavad, and थैंक यू. good to connect with you again. And प्लेजर. last time we spoke upon IUI medications. So we are normally picking up. हम एक यूनिक सवाल को उठाते हैं हर 15 दिन के बाद में और आप सबके सामने आके बात करते हैं उसके बारे में. तो पिक अप वेरी सिंपल टॉपिक्स. जो सवाल आप हमसे रोजाना पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं. So we pick up those particular topics, and it's I feel very happy when you call us from all across the world and you ask us कि हमने वो वाला फेसबुक लाइव देखा था एंड उसमें आपने ऐसा बोला था, तो ऐसा होने पे कैसे करना है, मेरा थिनिटी है, मुझे आईयूआई करना है, मुझे कौन सा ड्रग लगाना है, विच इज़ बेटर, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है. सो वी टॉक लॉट ऑफ थिंग्स. पीसीओडी है, मैं क्या करूँ, मेरी ओवरी के अंदर अंडे ओवुलेशन ही नहीं होता तो मैं क्या करूँ. तो मैंने वहाँ से पढ़ा तो मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ. इट्स वेरी नाइस टू कनेक्ट विद द पीपल. आई थिंक इट्स अ ड्यूटी, सुप्रिया. हम दोनों ने आर्मी में एक बहुत लंबा एक कैरियर स्पेंड करा है और आर्मी में मैंने 30 साल स्पेंड किए हैं. आपने भी बहुत लंबा एक लाइफ का हिस्सा आर्मी में बिताया है. आई थिंक इट्स अ ड्यूटी टू एजुकेट पीपल. दिस व्हाट वी आर डूइंग, giving them knowledge at their doorsteps. And I'm so happy to see you all again and talk to you all again. I saw a very nice. Hi, Kandula, Sumitra. Thank you so much for sending us hello. So आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में. तो पहला सवाल पूछा सुप्रिया ने कि फाइब्रॉइड होता क्या है. तो हम जैसे ना, अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो हमारा ब्रेन कुछ सेल्स का बना है. उन्हें कहते हैं ब्रेन के न्यूरोनल सेल्स होते हैं. इसी तरह हमारा हार्ट, हमारे लंग्स अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं. और जो हमारी मसल्स है और मसल मास, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर कॉल्ड एक्चुअल मसल्स. मसल मास कहते हैं. तो ये तरह तरह की मसल्स होते हैं. जब ये मसल, और सेम हमारी जो गर्भाशय है, यूट्रस है, वो भी एक मसल का बना है. तो मसल मतलब जैसे हमारे बाइसेप्स है, हमारे बॉडी में छाती पे मसल्स होते हैं, वैसे ही हर यूट्रस के अंदर भी ये मसल्स होते हैं. दे आर द मसल्स. ये यूट्रस इज ए मस्कुलर ऑर्गन. तो यूट्रस एक ऑर्गन है, एक छोटा सा एक थैली है
जैसे पित्त की थैली होती है, जहाँ पे पित्त बनता है, हमारे जैसे थैली और स्कल जहाँ पे हमारा ब्रेन रहता है, फिर हमारे लंग्स रहते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में समथिंग कॉल्ड यूट्रस, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय के अंदर जो जब एक लेडी को माहवारी आती है या फिर उसको when she conceives, everything comes from there. So since it is a cavity, is an organ, it is made up of muscle. जब इन मसल का एक या कुछ सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू करते हैं और ग्रोथ बढ़ती जाती है, और ग्रोथ को फिर हम देख पाते हैं बाय एन अल्ट्रासाउंड और बाय सम प्रोसीजर, वी से कि इसको इस स्त्री को फाइब्रॉइड है, मायोमा है या लियोमायोमा। इसके 3 नाम कॉमनली माने जाते हैं, मायोमा, लियोमायोमा और फाइब्रोमायोमा भी कहा जाता है इसको। सो जब ये मसल बड़ी होती है तो गांठ बन जाती है, बट याद रखें ये नॉन कैंसरस होती है। हमारे दिल में बड़ी धारणाएं हैं कि अगर फाइब्रॉइड हो गया तो फटाफट से इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो फाइब्रॉइड में ऑपरेशन करने की आवश्यकता 80% केसेज में नहीं होती। तो फाइब्रॉइड्स में ऑपरेशन करना एक ना होता है इलाज, फाइब्रॉइड को जानना समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो ये फाइब्रॉइड है, जैसे हमने अभी बात की, हमने बात किया अभी डॉक्टर सुप्रिया, फाइब्रॉइड्स आर ग्रोथ इन दी मसल ऑफ द यूट्रस। अगर ये पूरा हमारा मसल है यूट्रस का, ये हमारा गर्भाशय है, तो अगर आप देखें गर्भाशय के अंदर एक तो ये गर्भ है जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, और इसकी लाइनिंग होती है, इसे कहते हैं यूट्राइन लाइनिंग। लाइनिंग हर महीने शेड होती है, तो उसे माहवारी कहते हैं। और गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग है, ये लाइनिंग से ही किसी स्त्री को मेंस्ट्रुएशन होता है, माहवारी आती है। और गर्भाशय के अंदर ही यहाँ पे जब बेबी कंसीव होता है तो बेबी यहीं पे इम्प्लांट होता है। यहीं से फिर बेबी, इस कैविटी का जो साइज होता है अगर आप देखें तो तकरीबन ये 6 से 7 ml का होता है। जब बच्चा पूरा एक परिपक्व होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो तकरीबन इसमें 3.5 किलो तक का छोटा बेबी और जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर आ जाता है। तो कैविटी कैन एक्सपैंड, ये कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो इट्स मस्कुलर कैविटी। और जब इस कैविटी के अंदर किसी जगह के ऊपर की मसल एबनॉर्मली ग्रो करती है और एक ट्यूमर जैसा बनाती है, जो कि नॉन कैंसर होती है, कैंसर नहीं होता, इसे हम कहते हैं फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं? जो फाइब्रॉइड के कॉमन लक्षण है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रॉइड हम ऐसा कहा जाता है कि या तो यूट्रस के अंदर बेबी होगा या फाइब्रॉइड होगा। कहने का तात्पर्य, किसी जमाने के अंदर फाइब्रॉइड को ढूंढना मुश्किल होता था बिकॉज हमारे पास तकनीक नहीं था। अभी हम सबके पास में हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं। हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन जब हम टीवीएस करते हैं तो क्या करते हैं, टीवीएस के अंदर हम एक प्रोब को, जैसे अगर ये प्रोब है अल्ट्रासाउंड का, तो प्रोब को हम वैजाना के थ्रू डालते हैं और यहाँ पर जाकर हम चेक करते हैं कि कुछ अगर इसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो छोटे छोटे ग्रोथ भी अभी हम ढूंढ लेते हैं। कुछ समय पहले जब हम इसका जांच करते थे तो हम एक वी शुड गो वाया एब्डोमेन, तो पेट से करते थे अल्ट्रासाउंड। अभी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वैजाना के थ्रू, सो वी कैन वेरी इजीली पिक अप एनी फाइब्रॉइड देयर। तो फाइब्रॉइड नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यूट्रस के अंदर। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। कुछ देशों के अंदर 70-80% लेडीज़ के अंदर भी फाइब्रॉइड हो सकता है। अब फाइब्रॉइड के लक्षण क्या है? जो कॉमन लक्षण होगा फाइब्रॉइड का, द वुमेन कैन हैव हेवी ब्लीडिंग। जब एक फाइब्रॉइड लाइनिंग को आके दबा, जैसे ये फाइब्रॉइड अगर आप देखें सुप्रिया, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फाइब्रॉइड है, मसल में जो ये जो गांठ दिख रही है ये फाइब्रॉइड है। ये फाइब्रॉइड मसल के अंदर है, इसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। अब एक फाइब्रॉइड अंदर है सफेद रंग का, इसे हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रॉइड। और फाइब्रॉइड कैन आल्सो बी लाइंग आउटसाइड द बॉडी in the cervix, so it can be lying somewhere here, and it is called a cervical fibroid, or it is a fibroid which is subserous fibroid। कुछ फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि बिल्कुल इंट्रामस्कुलर होते हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल मसल के अंदर है ये वाला सफेद वाला। कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जो कि मसल के अंदर भी हैं और बाहर की तरफ भी जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सबसिरस फाइब्रॉइड। तो 3 तरह के फाइब्रॉइड हमारे पास में देखे जाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि फाइब्रॉइड कहाँ पर है, उस स्त्री के अंदर कुछ लक्षण आ सकते हैं।
The commonest is that a woman can have some heavy bleeding, that is number one. She can have pain in the abdomen, कहते हैं ना कि मेरी नीचे पेट में दर्द हो रही है, तो कई बार हमें फाइब्रॉइड बड़ा होता है, फाइब्रॉइड दिखता है। कुछ हमारी बहनें कहती हैं कि बहुत खिंचाव पड़ रहा है नीचे, हम जब चलती हैं, तो वो भी फाइब्रॉइड का लक्षण हो सकता है। कुछ कुछ बहनों को प्रेगनेंसी नहीं होता है, दे कांट कंसीव, बिकॉज अगर फाइब्रॉइड, किसी का फाइब्रॉइड अगर यूट्रस के अंदर चला गया ऐसे, जिसे कहते हैं सब यूट्रस फाइब्रॉइड, सफेद वाला फाइब्रॉइड दिख रहा है ना आपको, इसे फाइब्रॉइड पॉलिप कहते हैं। अगर ऐसा फाइब्रॉइड आ जाएगा तो फिर गर्भाशय, बच्चा बैठ नहीं पाएगा यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड ए सबम्यूकस फाइब्रॉइड। एंड समटाइम्स फाइब्रॉइड्स विल गो नियर द एंड्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर ये दो ट्यूब्स हैं, तो अगर ये और ये ट्यूब्स है किसी स्त्री की, अगर फाइब्रॉइड यहाँ पर आ जाएगा तो ट्यूब से ब्लॉक हो सकती है प्रेशर की वजह से। और अगर फाइब्रॉइड नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाते हैं थ्रू सर्विक्स। सो इट कैन कम विद इनफर्टिलिटी, पेन, इट कैन कम विद abortions, it can come with heavy bleeding. These are the common symptoms which can lead to problems in the fibroid initially. बट अगर एक स्त्री गर्भ धारण करती है तो प्रेगनेंसी के अंदर उसके सिम्टम्स अलग से आते हैं, उसके बारे में अभी हम, आपका अगला सवाल रहेगा आई एम श्योर, उसके बारे में फिर हम बाद में बात करते हैं। राइट सर, राइट सर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली सबको समझ आ गया है सर कि ये फाइब्रॉइड्स 3 तरह के होते हैं। हर तरह के फाइब्रॉइड सिम्टम्स नहीं कॉज करते हैं, पर कई बार ये बिनाइन चीज़ें होती हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, ये आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि फाइब्रॉइड से इनफर्टिलिटी होता है, कि कई बार बच्चा होने में दिक्कत होता है। पर सर कई बार अगर वो लेडी फाइब्रॉइड के साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो क्या वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है फाइब्रॉइड? और किस हाँ, टाइप के इफेक्ट्स आते हैं प्रेगनेंसी पे? एब्सोल्युटली। तो मैं सुप्रिया एक और काम करता हूँ, अभी मैं रिपीट करूँगा अपने आपका जो मैंने पहले बताया था, अगर आप मुझे परमिट करें मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। राइट सर। अभी हमने देखा कि फाइब्रॉइड हमारे पास 3 तरह के हैं। इन्हें हम कहते हैं, ये जो अंदर वाला सफेद दिख रहा है ना आपको, इसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड मसल में एक मास है, मसल में छोटी सी गांठ है, रसौली है। ये इसमें कैंसर नहीं है, कैंसर बहुत रेयरली होता है इसके अंदर। तो फाइब्रॉइड कैन बी हेयर सुप्रिया, इट राइट इज सर। कॉल्ड इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इस फाइब्रॉइड को कहते हैं सब सीरस फाइब्रॉइड, और ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। और अंदर वाला होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड। अब अभी हर स्त्री को तो नहीं पता ना कि उसके अंदर फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड कॉमन है, अगर आप देखें। सो 20% ऑफ ऑल वुमेन कैन हैव ए फाइब्रॉइड। राइट और अगर कोई नंबर देखो आज के, व्हेन वी हैव बेटर फैसिलिटीज टू डायग्नोस ए फाइब्रॉइड, सो आप जो भी मेरे साथी जुड़े हैं मेरे साथ में, आज जुड़े हैं मेरे साथ, मैं सवाल भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में, आपके सबके जवाब हम देंगे। सुप्रिया विल आंसर एवरी क्वेरी टुडे ऑन फाइब्रॉइड्स। आप देखेंगे कि एट अराउंड 35 years of age और 40 years of age, अराउंड 35% ऑफ वुमेन कैन हैव फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा एक हंगामा हो गया। उसको राइट हम उसको हम आजकल इतना महत्व नहीं देते हैं फाइब्रॉइड्स को, until it is submucous fibroid. So 10 to 15% of all women who are infertile will have fibroid, and 30 to 40% of all women will have fibroid at around 35-40 years of age. और हमारी ओपीडी में 10 से 15% वुमेन को फाइब्रॉइड नॉर्मली रहता है, विच इज वरीसम। छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स मे बी फाउंड इन 50-60% ऑफ वुमेन, वी डोंट बॉदर। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है इसके अंदर सुप्रिया के, जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं ना, जो फाइब्रॉइड अंदर का है, ये वाला फाइब्रॉइड, अंदर का फाइब्रॉइड, अब देख पा रही है सुप्रिया जी इसको? राइट सर। हाँ सर, बिल्कुल। ये फाइब्रॉइड डॉक्टर सुप्रिया इज ए सब म्यूकस फाइब्रॉइड, यानी कि ये गर्भाशय के अंदर से ही ऑरिजिनेट कर रहा है। ये वाला फाइब्रॉइड जब होगा तो इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम रहेंगी कि लेडी कंसीव भी नहीं करेगी, शी कैन हैव अबॉर्शंस, मल्टीपल अबॉर्शंस। इसको निकालना पड़ता है, इसको फिर हमें निकालना पड़ेगा बाय डूइंग हिस्ट्रोस्कोपी, वी हैव टू रिमूव इट। अगर फाइब्रॉइड है इंट्रामस्कुलर या सब सीरस, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशंस रहते हैं सुप्रिया जी। सो मैम अगर आप देखें, fibroids in the pregnancy can be very harmless many times, but it can cause many chaos. There can be abortions. There can be pain. So what happens, Dr. Supriya, अगर ये वाला फाइब्रॉइड यहाँ पर है और प्रेगनेंसी के अंदर गर्भाशय का जो साइज है ना, वो
8 से 9, 6 से 8 ml की जो कैविटी है, ये बन जाती है 4 किलो बेबी और फ्लूइड को रखने के लिए। कितनी बड़ी हो जाती है कैविटी। और जब कैविटी बड़ी होती है तो क्या होगा, इसमें खून का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दे कैन बिकम वेरी वेस्कुलर, these fibroids can become very vascular, they can get infarcted, they can undergo degeneration. So women may have some pain. So women may come with pain during pregnancy due to fibroid undergoing some sort of very fast growth, vascularization and having जी। infarctions. तो टेक्निकल टर्म हम कहते हैं कि डिजेनरेशन हो गया। देन एक और बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर, डॉक्टर सुप्रिया, प्री टर्म लेबर। अब फाइब्रॉइड के अंदर साथ क्या होगा, अगर फाइब्रॉइड कैविटी में है इस तरह से, सो ये बेबी को स्पेस नहीं देगा। अब छोटे से बेबी को ग्रो करना है, जगह चाहिए, सो मसल जो होती है ना वो तो एक्सपैंड कर जाती है, बट फाइब्रॉइड एक्सपैंड नहीं करता है। इस वजह से कैविटी बड़ी बराबर से बड़ी नहीं हो पाती है। तो छोटे बेबी को ग्रो करना है, बेबी ग्रो करना चाह रहा है, बट कैविटी उसको एक्सपैंड नहीं कर रही है। देयर कैन बी ए प्री टर्म लेबर। नॉर्मली जो हमारे गर्भाशय की जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 9 महीने का होता है। So babies can take birth, premature birth can occur. There can be abortions. Yes. And then there can be possibility a baby is growing and fibroid is also a big one. तो क्या होगा? Baby can be having an abnormal lie. Normally जब baby birth, जब हमने birth लिया तो हमारा head बाहर आया। Babies can become उल्टा। बच्चे become उल्टा तो उनका सर ऊपर हो जाता है, तो उनका head ऊपर आ जाएगा छोटे बेबी का, और legs will go down. It's called breech presentation. That can be a complication. There can be high chance of cesarean section. If fibroid is big, it is present at the wrong place, it can lead to cesarean section. So all these things can occur during pregnancy. So we have to be very, very careful in case there's a fibroid. We have to keep it under monitoring. We can't leave it कि fibroid है तो देखते हैं, but we have to keep telling the woman in case she has any problems. We have to look at the problems in a very sensitive way. So this is about a pregnancy. राइट Yes, sir. सर, एक लेडी है जो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है एंड शी इज 8 वीक्स प्रेग्नेंट नाउ। ऑन हर वायबिलिटी स्कैन जब पहला अल्ट्रासाउंड किया गया जिसमें बच्चे की धड़कन के लिए देखा जाता है, हमें पता चला कि उसके यूट्रस में 3 से 4 छोटे-छोटे फाइब्रॉइड्स हैं। और वो पेशेंट बोलती है कि देखो, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर ये फाइब्रॉइड से हमें कल को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है तो हम ये अबॉर्ट करवा लेंगे। ऐसे में आपकी क्या सजेशन रहेगी इस पेशेंट को? सर बिल्कुल नहीं। इस पे मैंने देखो सुप्रिया, I'll give you 2 examples, live examples which has happened to me in past I think 2 months. I had a patient जिनका हमने IVF किया. She had a 5 to 6 सेंटीमीटर ऑफ, आप याद रखिएगा कि कौन सा फाइब्रॉइड हमारे लिए डेंजरस है। पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग दिस मॉडल अगेन एंड अगेन बिकॉज जो हमारे ऑल द फ्रेंड्स हु आर हियर दे विल लाइक टू लिसन टू, दे अंडरस्टैंड बेटर व्हेन आई शो देम ए मॉडल। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है तो ये फाइब्रॉइड हमको हमेशा निकालना चाहिए। फाइन डॉक्टर सुप्रिया, इसे मैं निकाले भी, ये बना एबॉर्शन कॉज करे। अगर फाइब्रॉइड है इंट्राम्यूरल, इसके बारे में बॉदर नहीं करते। When I was young, no, every fibroid required removal. हमको फाइब्रॉइड मिल जाएगा, फाइब्रॉइड निकाल दिया करते या यूट्रस ही निकाल दिया करते थे, बट वो हमारा वो एक जमाना था। अभी ऐसा इलाज हम लोग नहीं करते, अभी फाइब्रॉइड निकालते नहीं है हम लोग, इसके बहुत तरीके हैं इलाज करने के। दूसरा, अगर ये वाला फाइब्रॉइड जो कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, अगर ये अराउंड 6 सेंटीमीटर का हो जाता है या अराउंड 5 सेंटीमीटर का हो जाता है, we may think of removing it. Otherwise, you don't remove these fibroids. These fibroids are only removed when they are pressing the lining of the uterus. अगर ये fibroid लाइनिंग को दबाएगा तभी इस फाइब्रॉइड को हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन है, फिगो क्लासिफिकेशन है हमारी, WHO। दे टॉक अबाउट फाइब्रॉइड, किस फाइब्रॉइड की कितनी डेप्थ होने पर हमें क्या करना चाहिए। पर अब याद रखिए कि अगर फाइब्रॉइड हमारा इंट्राम्यूरल है, इसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं until the size is 5 to 6 centimeter or it is pressing the uterine lining, हम इसको छेड़ते नहीं। अगर फाइब्रॉइड सब सीरियस है, इसको हम छेड़ते ही नहीं, इसके बारे में बॉदर ही नहीं करते। तो लेट इट गो, वी डोंट बॉदर फॉर इट। अगर फाइब्रॉइड हमारा यहाँ पर कहीं आता है,
सर्विक्स के पास में आता है, तो इसको हम 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम इसको पहले ही निकाल लें बिकॉज़ यहाँ से फिर बेबी नीचे नहीं आ पाता है बिकॉज़ इट विल गिव डिफिकल्टी इन डिलीवरी, या इसे हम बाद में निकाल लें, आफ्टर द डिलीवरी निकालें। अभी जो आपने बोला मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, अगर फाइब्रॉइड्स अभी एक नहीं है तो यहाँ पे 4-5 फाइब्रॉइड्स हो गए, तो अगर हम फाइब्रॉइड्स को निकालना शुरू करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ एक जो ये थैली है, मसल की थैली है, अगर हमने कुछ फाइब्रॉइड निकाल दिए तो क्या होगा, ये यूट्रस की वॉल कमजोर हो जाएगी और यूट्रस कैन रप्चर। आई हैव Right, सीन sir. पीपल, बिकॉज हम तो वी डू हाई रिस्क वर्क इन टर्म्स ऑफ IVF एंड इनफर्टिलिटी। बहुत कॉमनली क्या रहता है कि छोटे छोटे शहरों में ना, ये बड़े शहरों में भी मेरे से भी गलती हो सकती है कि जहाँ फाइब्रॉइड मिला 3 फाइब्रॉइड निकाल दिए, उसके बाद उनको बेबी कंसीव हुआ ड्यू टू IUI और IVF, और उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन देयर आफ्टर इज दैट, जब लेबर शुरू होगा देन तो पूरी मसल जो वॉल है वो कमजोर हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसे निकालेंगे तो कट जाएगी वो, एंड सच बेबीज कैन हैव रप्चर ऑफ यूट्रस। सो जब तक फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर नहीं है तो हम फाइब्रॉइड को निकालते नहीं है, नंबर 1। जब बेबी ग्रो करता है तो फाइब्रॉइड अपने आप छोटे होने शुरू हो जाते हैं। सो आई टेल यू 2 एग्जांपल्स। वन लेडी हैड ए यंग गर्ल हैड ए फाइब्रॉइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमने मायोमेक्टोमी नहीं करी बिकॉज वो इंट्राम्यूरल था, यानी कि वो कैविटी को सप्रेस, वो यहाँ था, कैविटी को सप्रेस नहीं कर रहा था। अब जब IVF करने का समय आया, हमने IVF कर लिया, बेबीज बना लिए। अब वो लेडी आफ्टर IVF अपनी एम्ब्रियोस हमारे पास रखे, बट शी कंसीव्ड ऑन हर ओन। Right, sir. हमने भी प्लान किया था कि हम उनके since she was we had already planned that we won't take out fibroid and we'll do embryo transfer with fibroid in situ, तो फाइब्रॉइड निकालते नहीं है, तो फाइब्रॉइड करीब 5.5 सेंटीमीटर का था। अब देखिए आप जो विधि का जो लिखा होता है, हमने IVF करा, एम्ब्रियो रखे, एंड नाउ शी इज बिकम प्रेग्नेंट ऑन हर ओन, एंड नाउ शी इज गॉट अ प्रेगनेंसी ऑफ अराउंड 13 वीक्स। फाइब्रॉइड है बट फाइब्रॉइड छोटा होना शुरू हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आई थिंक शी विल डू वेल, वी विल गिव हर सम सपोर्ट, बट वो अच्छा कर रही है। We have one more patient, typical 5 फाइब्रॉइड और 2 फाइब्रॉइड कैविटी को टच भी कर रहे थे, बट कंपोनेंट टच करने का 15-20% ही था। Now she is a doctor herself, very qualified girl, she is a doctor herself, husband is a doctor, we had a discussion, अगर हमने फाइब्रॉइड निकाले तो 3-4 फाइब्रॉइड निकालेंगे और बच्चेदानी कमजोर हो जाएगी, तो हम क्या करें। They said do take the call। तो मैंने भी ऐसे केसेस में हम सलाह लेते हैं, मैंने 2-3 अपने साथी लोगों से बात करा, उनका 3D स्कैन कराया, एंड वी डिसाइडेड कि हम उनके फाइब्रॉइड्स नहीं निकालेंगे। उसकी गर्ल्स एज इज barely 27 years, एंड विद इन 1 month now she is pregnant, she is having a baby of 9 weeks with around 4-5 फाइब्रॉइड्स। सो हर फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी नहीं है, और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स को निकालने से पहले बहुत अच्छे से आप सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो वुमेन आई है, जो बहन आई है, इनको बेबी चाहिए, शी इज नॉट, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, दे आर नॉट पेरीमेनोपॉजल, गेटिंग माय पॉइंट, दे आर नॉट द वुमेन जिनका फैमिली हो चुका है तो भी फाइब्रॉइड्स निकाल रहे हैं, दे आर द वुमेन हु हैव टू कंसीव। In case we take out large number of fibroids, your trine wall will become weaker and may have ruptured uterus also. I've seen patients, lovely IVF done, conceived, things going very very well, लेडी इंसिस्ट करती है कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करनी है, एंड मेनी टाइम्स वो इंसिस्ट नहीं भी करती हैं, अपने आप से यूट्रस कैन जस्ट रप्चर, बिकॉज जब उनका फाइब्रॉइड निकाला गया तो यूट्राइन लाइनिंग कमजोर हो गई, एंड देन शी कैन ऑलवेज गो इनटू रप्चर ऑफ यूट्रस, साइलेंट रप्चर ऑफ यूट्रस। एक सवाल आया डॉक्टर उषा मदान का, normally we are taught that fibroids increase in size, so I agree to you, Dr. Usha Madam, that fibroids can increase in size, but they can also decrease in size. When the levels of estrogen in the body go very high, Dr. Usha, the levels of E2 go very high, the fibroids can also become smaller. See, this is a matter of chance. If fibroids can have so much of vascularity, then they can undergo red degeneration, infarction. The fibroids can increase in size, but a large number of fibroids can decrease in size because the levels of E2 will go very high. Am I right, Supriya? What do you say? Right, sir. Right, sir.
So this is the answer for what Dr. Usha Madan wrote. So very nice question. So this is about the fibroids, multiple fibroids को निकालने से पहले हमें, I think we should take a very cool consultation with 2-3 doctors, and only then we should do it. Don't be in a hurry. और ये फाइब्रॉइड्स की ना मात्रा अगर आप देखें, सब म्यूकस फाइब्रॉइड कितने में होता है? सिर्फ 5%, ओनली 5%. सो submucous fibroid here will be only found in 5% of cases. Intramural fibroid is found in ये वाला 40% of cases, and this is found in around 55% of cases. Average number है हमारे पास. इस फाइब्रॉइड को हमेशा निकालना है. इस फाइब्रॉइड को हम चांस लेते हैं, अगर लाइनिंग को प्रेस नहीं कर रहा है, उनका साइज 5 सेंटीमीटर से कम है, इसको नहीं निकालते. और सब फिर इसको निकालते ही नहीं है. Until it is causing some problem, we don't take it out. So this is my answer to your multiple fibroids or a single fibroid. Yes. सर एक मेरी पेशेंट है, उसको सिंगल फाइब्रॉइड है. इट इज 6 into 7 सेंटीमीटर इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. शी इज अ केस ऑफ प्रीवियस LSCS. उनका पहले सिजेरियन हुआ है. शी इज प्लान्ड फॉर सर्जरी. अब वो कह रहे हैं कि जब आप हमारा सिजेरियन करें, प्लीज हमारा रसौली भी साथ में निकाल दीजिए. ऐसे में आपकी क्या एडवाइस रहेगी सर? बिल्कुल करना चाहिए. That is called cesarean myomectomy. Dr. Supriya, we call it cesarean myomectomy. is a very common thing. पहले हम लोग नहीं करते थे. पहले हमें, क्योंकि ना क्या रहता है, जो अभी डॉक्टर उषा ने भी सवाल उठाया कि फाइब्रॉइड्स साइज में बड़े हो जाते हैं. फाइब्रॉइड्स, मैं कह रहा हूँ, कई बार फाइब्रॉइड छोटे भी हो जाते हैं. तो फाइब्रॉइड से ना कैप्सूल होता है. तो डिफरेंस बिटवीन फाइब्रॉइड्स और एडिनोमायोसिस इज द डिफरेंस ऑफ द कैप्सूल. सो इन फाइब्रॉइड इज अ कैप्सूल. तो अगर प्रेगनेंसी आती है, समटाइम्स दैट कैप्सूल कैन गेट, कैप्सूल इज नॉट डिमार्केटेड बिकॉज बहुत हाईली वेस्कुलर हो जाता है. परंतु वी हैव डन अ बिग स्टडी in army and navy ourselves. We did a lot of cases and we never had any problem. So थोड़ा सा इसमें कुछ we have to be a bit careful, but cesarean myomectomy is a known thing. So हम सेकेंड सर्जरी को हमें दोबारा से नहीं करना चाहिए. We can do, बट इसमें यही है कि अगर फाइब्रॉइड एंटीरियर वॉल के ऊपर है तो हमारा इंसिशन थोड़ा हाई जाता है. और आफ्टर डिलीवरी वी कैन गिव देम लॉट ऑफ पिटोसिन एंड कार्बोप्रॉस एंड देन वी कैन डू दी cesarean myomectomy. ये वेरी सेफ प्रोसीजर है, हम कर सकते हैं इसको. राइट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेडी है, शी इज अनमैरिड. शी इज अ 18-year-old with multiple fibroids. She has approximately 16 to 17 fibroids. Her uterus is studded. She has complaints of severe menorrhagia and pain abdomen, dysmenorrhea. तो वो पूछती है कि मुझे बस हो गई है कि I want to get the fibroids removed first and then plan my marriage. ऐसे में आपकी क्या एडवाइस रहेगी? यस, ऐसे केसेस के अंदर मैं अभी भी एडवाइस नहीं करूंगा कि हमें सर्जरी करनी. तो एक चीज थोड़ा सुप्रिया, सर्जरी द लास्ट थिंग टू डू, बिकॉज सर्जरी इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. अब मैं बार बार आपको सबको बोलता हूँ ना कि अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए क्या चीज़ चाहिए हमको. कहते हैं ना कि दिन में एक सेब खा लो, एक केला खा लो, एक खरबूजा खा लो, बी हैप्पी. बट ऐसा होता नहीं है ना. हम सबको तो खूब सारा खाना खाना होता है. तो देन भी से क्या हो गया हमको. मैं सबको बोलता हूँ कि आजकल लोग का जो डेथ होता है, इट्स नॉट ड्यू टू नॉट गेटिंग फूड, इट इज द ओवर ईटिंग. पीपल आर 35-36 ईयर्स ऑफ एज. मैं डर जाता हूँ जब मैं, कई बार बच्चे लोग कहते हैं, तो बच्चे लोग बोलते हैं बिकॉज 40 इज यंग एज फॉर मी. मैं जैसे सर थोड़ा सा दम फूल रहा है, आई एम टायर्ड, तो हम क्या कहते थे, वेट कम करो, चला करो, यू नो, डू वेल, कुछ अपने ब्लड टेस्ट करवा लो. आजकल मैं क्या बोलता हूँ सबको, एप्पल वॉच लगा रखा है ना, और वॉच लगा रखा है, शो मी योर SpO2, शो मी योर पल्स, जस्ट कीप मॉनिटरिंग इट, you're fine, you're fine. But I've seen 2 people in the past, I think 4-5 months, one had triple stenting at 39 years of age. So आजकल समझ ही नहीं आ रहा किसके शरीर में क्या चल रहा है. So I think over investigation is one thing, or over diagnosis is one thing, over treatment is one thing we advise to people. But I think in a fibroid के अंदर हमें नहीं करना चाहिए, because I feel that we should let the girl mature, give her medical management. See, we can give them some depots, we can give them some GnRH depots, we can give them some IUCD, hormonal IUCDs, we can give them some sort of tablets which can suppress the size of a fibroid.
You can do multiple things, but please don't advise them to undergo for pain and menorrhagia Yes, sir. multiple myomectomies because her uterus will become very, very weak. She's a young girl, let her become pregnant. Right. हाँ यस अगर फाइब्रॉइड्स जट इन कर रहे हैं यूट्रस के अंदर दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम you can counsel her. But still, in my practice, I've seen a lot of doctors who come to me, educated people come to me, they say कि यूरिप्रिस्टॉल के बारे में मुझे पूछ रहा है, so we'll talk about it. But normally, what I feel is that we should be very, very conservative in these managements and removing a fibroid. So we can use something like यूरिप्रिस्टॉल, debatable drug है, it can cause hepatic failure, बहुत चीजें होती हैं इसके बारे में. But whatever we do, we should do it in a very, very simple way. And I don't approve of somebody undergoing any type of surgery with multiple fibroids until she's so symptomatic that it is not being controlled by the medical management. Right, The sir. medical management can be some sort of GnRH agonists. We can give something like uripristol, which is a debatable drug many times. We can give. We have to be very careful when we use uripristol. We can give them some sort of USI pills continuously. They can all help her, but don't shift to surgical management. Let medical management fail. Then after counseling, she can go in for a surgical management, but not straight away. जो पहले करते थे वो हमें नहीं करना चाहिए. Right. Yes. So we have a question. आप प्लीज LNG IUD के बारे में, hormonal IUD के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे सर? No, in case see, many people use lot of IUDs. IUDs के अंदर बड़ा कॉमनली ऐसा होता है IUDs कहाँ डालें, इसका इंडिकेशन क्या है? अब Right. IUD अगर हम डालेंगे तो IUD बाहर आ जाती है. So many people put marinas. So IUD डालने के लिए भी अगर आपके पास में जो मायोमास है, जो मायोमास कैविटी को दबा रहे हैं, तो कैविटी abnormal हो जाती है. So IUDs can also come out. So be very careful. So for a straight cavity only we can put cavity जहाँ पर मायोमास अंदर इंट्राम्यूरल नहीं है, उन्हीं में हम डाल पाते हैं. अदरवाइज वो they are expelled out. So I Right. think we can put nothing wrong in it. We can put them, but be very careful and keep checking it. बहुत कॉमनली ऐसा होता है हमने डाला तो सही आईओडी बट वो एक्सपेल हो गया हमें पता नहीं चलता. So we have to be careful about what we put. So Right. see in fertility ना जब हम fertility का काम करते हैं, so I'll just give you a small example that fibroid हमारे लिए क्या क्या कर सकता है. जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं they're all after 23-24 years of age. Normally they all want to either conceive or they want to plan their pregnancy. So fibroids कैसे हार्म करते हैं अगर हम समझ जाएंगे then you will know कि हम उनमें इंटरफेयर करें क्या ना करें. So give you a small simple model. अगर आप इस मॉडल को देखें, I'm showing you a simple model. आप देख पा रही हैं इस मॉडल को? Right, sir. आप देखेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स अगर ये जो वाइट वाले हैं, what you see here, let me show you. ये जो वाइट वाले हैं ना, they are the sperms, Sperms. and sperms from vagina will ascend up. Then they will go to the uterine cavity and then go to the fallopian tubes and fertilize the egg. अब इस पूरी जर्नी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि all these sperms, white sperms are going up. देख पा रहे हैं क्या white sperms are going up? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर फाइब्रॉइड यहाँ पर आ गया सर्विक्स के पास में, तो सर्विक्स को वो थोड़ा बेंड कर देगा. तो स्पर्म्स फ्रॉम वेजाइना आप देखें तो ये स्पर्म्स से वाइट वाले हैं. देख पा रहे हैं इसको आप? आई होप यू हाँ, आर हाँ, एबल सर, टू. बिल्कुल देख पा रहे हैं. Sperms won't go inside the cervix because cervix will become choked and closed. Sperms ऊपर नहीं जा पाएंगे तो पहला अड़चन इधर आता है. फाइन, आई होप आई एम क्लियर. सेकंड अड़चन उसको आएगा अगर ये नॉर्मल मसल है यूट्रस की. अगर ये फाइब्रॉइड आएगा और कैविटी को दबा रहा है तो तब भी अंदर बेबी बैठ नहीं पाएगा और कैविटी के साइज छोटा हो जाता है. तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, ये मल्टीपल वे में काम करते हैं. ये सर्विक्स को दबाते हैं, ये यूट्राइन कैविटी को दबाते हैं, ये कैविटी की जो लाइनिंग होती है ना, कैविटी की लाइनिंग को स्ट्रेच कर देते हैं. आप सोचिए कि यूट्रस की कैविटी की लाइनिंग है और ये फाइब्रॉइड है, तो जैसे दबाएगा ना तो कैविटी स्ट्रेच हो जाती है. लाइक यू कैन टेक एनी रबर बैंड, स्ट्रेच हो जाता है, या तो बेबी प्राप्त नहीं कर पाता है. वहाँ वो कैविटी ऐसे होनी चाहिए. अगर ये सोचो कि अगर ये कैविटी यहाँ बेबी को बैठना है, बाहर से फाइब्रॉइड आ गया तो उसको दबा देगा अंदर, स्ट्रेच हो जाएगी कैविटी. बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वहाँ को स्पेस नहीं मिलती है. फिर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है,
अब जो खिंच जाएगी कैविटी तो वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और वहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन हुआ तो वो बेबी वहाँ बैठ नहीं। So this is what is all about, and this is all about how it causes the fertility. It causes infertility or reduces fertility potential. And just know that a large number of women have got fibroid. There is no question of are operating a fibroid. So try to do medical management. अगर symptomatically symptoms ज़्यादा है तो तब भी हमें काउंसल करना है और फाइब्रॉइड नहीं निकालने until fibroid is jutting inside the uterine cavity, hanging the inside the uterine cavity, you shouldn't go and remove the fibroid. Medical management works pretty well. After pregnancy, yes, you can think about removing a fibroid in case symptomatic. Yes. Right, sir. What So I next? think we can start with the audience questions, sir. Surely. सबसे पहले we have a question by Dr. Usha Madan. She says, I've had many cases where prolonged use of IUCD causes fibroids. Yes, I think so. I don't know. What do you say about this? Not heard of it, sir. IUCD should not be causing fibroids, sir. They cause IUD fibroids, submucosal fibroids cause IUD expulsions for sure. But there's no logic or property or anything should be causing fibroids, not even the hormonal. They're used as Yeah, a mode of treatment. ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है इसको। Yes, मुझे sir. पता नहीं। आई थिंक डॉक्टर उषा मैं इसको लिख रहा हूँ इस सवाल को। मैं इस सवाल को लिख रहा हूँ। We can उषा check. अगर आप इनका नंबर ले लीजिए प्लीज डॉक्टर सुप्रिया। शायद I मेडिकल have numbers, एक्सपीरियंस। sir. You please I take her have. number, take your number and we'll talk to her. Let me Right, read sir. it. आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ and we'll take this question. Right, पढ़ के sir. I will talk to Dr. Usha after reading it. But मेरे विचार से ऐसा it's not a routine thing. It's maybe a rare occurrence. Right, sir. So next question we have is a patient aged 43-year-old with 1.9 into 0.8 centimeter single intramural fibroid with complaints of severe dysmenorrhea and menorrhagia. Medical, What madam. is the Medical. management? Medical. It's only Right. 1 centimeter fibroid, madam. मैम कभी भी ना अननेसेसरी सर्जरीज मत करना। ये देखो पहली बात इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो श्वेता रानी टीए मैडम ये ना ये फाइब्रॉइड 43 इयर्स का तो है 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है इंट्राम्यूरल है इससे मेनोरेजिया नहीं होगा आपको ना ही पेन होगा मेरे विचार से तो नहीं होगा। She should be evaluated for other causes of menorrhagia, sir. Yes, and she's 43 and I what I am finding is that by 40 years of age large number of women they go into perimenopausal symptoms. Absolutely. And what feeds fibroid? See, fibroids can be genetic, some genetic predisposition. It can be environment, epigenetics. It can be hormones. Right. So hormones are feed करते हैं ना fibroid को. So endometriosis and fibroids are fed by the hormones. And now what happens, Dr. Shweta, that this girl, she's at 43. You give her some painkillers, give her something, and after within 1 or 2 years, you'll find that fibroids have become shrunken. That will disappear only. तो अगर फाइब्रॉइड अगर 5 सेंटीमीटर का भी है तभी हम उसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। Okay. We have a question, sir, by Mrs. Mamta Arora. She's like, will the uterus rupture even without labor? So you have Yes, already silent. silent Have rupture. you heard about it, Supriya? कभी आपने सुना है कि silent Absolutely, rupture? sir. I've seen it. Silent rupture हो जाता है. So we have to be very very careful that we handle things properly. That's all. Yes. It's not common. It's not common, but it's documented that because अगर हमने fibroid निकाले हैं and we have done major surgeries, it can just open up. Absolutely, sir. It can happen. Keep it in mind. Right. So then we have a query from Mrs. Akula. She's saying if a fibroid is 11 into 18 millimeter and more than 50% is submucosal in an infertility patient, what is the line of management? आप सॉरी एक बार ना डॉक्टर उषा मदान का नंबर आया था इसे प्लीज नोट कर लें आप चैट बॉक्स के अंदर मैं भी लिख लेता Yes, हूँ। I have a Note- number, sir. You have a number? Fine, that's important. हाँ अभी सवाल पूछिए मुझे। मैं अपना ask करूँ। सर एक पेशेंट है जिनको मोर देन 50% सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है केस ऑफ इनफर्टिलिटी द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड इज 11 into 18 millimeter. What is the line of management, sir? Can't able to take out the fibroid. You take it out. You take a fibroid anything which is see देखो
A lot of papers they say we can leave a fibroid till 0.5 centimeter or they can leave some mucus polyp. I personally feel in IVF खास करके जब हम काम करते हैं तो we don't take any chance. अब Right. I can be I can be not maybe following many guidelines, but अगर किसी किसी का फाइब्रॉइड हमने छोड़ा और बाद में अबॉर्शन हो गया तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं. So I Right, sir. feel it's a very small surgery, it's a 5-10 minute surgery. अगर जहाँ पॉलिप दिख रहा है और चांसेस हैं, then I don't like to. It's my again I'm saying it's the way I work. I won't like to say कि बिल्कुल इनके फॉलो द रूल बुक. क्या रूल बुक भी कुछ इसके बारे में बताती ही नहीं है. But there's a few papers both ways they work. I feel some polyp or a fibroid should be removed. I'm of this. Uh, this is my opinion. आपका opinion क्या है सुप्रिया इसके बारे में? This is my Right, opinion. sir. All the submucosal fibroids, I believe, should be removed, sir. Fibroid Should be. polyps should be removed. It should be removed. Cystoscopic, they can be easily removed, sir. Absolutely, absolutely. Yes, sir. सर एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. I just got a post from my teacher. She's based in Canada. She's 50 years old. So she'd gone for a routine scan because of abdominal bloating feel हो रहा था. They found out that she has a 15 into 17 centimeter fibroid. It's a subserosal fibroid. ऐसे fibroid का आप क्या एडवाइस करेंगे सर? उनको और कोई सिम्टम्स नहीं है? It's totally up to her. मैं तो निकालना नहीं चाहूँगा. देखो फाइब्रॉइड उनके बॉडी में बहुत समय से है. अगर फाइब्रॉइड के अंदर कोई रैपिड ग्रोथ नहीं है और वो बहुत समय से फाइब्रॉइड वहाँ पर है, एबनॉर्मली ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें कुछ कैंसर के लक्षण नहीं है, इट इज नॉट कंप्रेसिंग एनी ऑर्गन, यू शुड नॉट रिमूव इट. आई थिंक दे विल बिकम स्मॉलर ओनली. वो बढ़ेगा तो नहीं, छोटा ही होगा. आई गिव हर अंडर अ फॉलो अप. बट अगर वो सिम्टोमेटिक है देन यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट इशू. बट अगर सिम्टोमेटिक भी है तो आई विल स्टिल नॉट लाइक टू रिमूव इट. आई विल टेल हर टू वेट. अगर वो नॉन कैंसरस है, बिनाइन है और बहुत समय से है वहाँ पर, देखो फाइब्रॉइड कैन नॉट आज एक दिन में तो नहीं बना है. इट्स ओल्ड फाइब्रॉइड, लेट इट बी देयर. हाउ डू यू? अब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं उनको, शी इज हैविंग पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और शी इज गॉट some amount of torsion occurring or she is having some compression pain, heaviness, yes, take it out. But not for bloating. Bloating can have many other reasons. This is what I feel. सर मैं एक और सवाल करना चाहूंगी. फाइब्रॉइड विद प्रेगनेंसी हो तो क्या इन पेशेंट्स को प्री एक्लैम्शिया, बीपी बढ़ने का टेंडेंसी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Some studies have said yes, but I really can't comment upon this. But maybe I can't give this answer correctly because it is a mixed answer. So I think as such, they can be pregnancy के अंदर ऐसे भी काफी probability रहती है कि किसी का BP बढ़ रहा है. So our women whom we treat, they are as such bit elderly because they come to us late, and IVF as such is known to have more incidences of such things. But a fibroid, intramuscular fibroid, can leading to high BP or PIH. I think there is not a very solid correlation. A few papers may be there which to correlate, but not a very solid thing कि fibroid होगा तो BP बढ़ेगा. So I don't agree to this particular statement. But the patient age group, patient stress of infertility treatment, high risk. So diabetes, PIH, preterm labor are known to occur. But for a solitary fibroid of 3 to 4 centimeters, BP बढ़ेगा, हो सकता है, can be correlation. Some papers have spoken about this, but I think we should look for other reasons. They are more important. Right, sir. I think, sir, we have answered most of the queries, sir. So lovely. Thank you so much. I think we have taken all the queries from the audience, and people have been very kind. And I think we have to return back to Usha Madan. Usha Madan. She talks about LNG. She talks about the IUDs causing to fibroids, and Suman Malik has said no correlation. Usha Madan says chronic irritation. मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ के फिर आपको बताता हूँ. Secondary changes, yes, पढ़ के बताना पड़ेगा. But I think it's been being wonderful with being all of you, and we have a large number of all of you. 18 people were there throughout, or 20 people. We got 19 likes, Supriya. Thank you so much. अच्छा लगा.
सबसे बात करके। बहुत सो सो हम जल्दी थैंक यू मिलेंगे। सर, थैंक यू। सो यू कैन सबमिट अप सुप्रिया, आप सम कर दें, आप जस्ट गिव अ राइट स्मॉल सर। तो तो मैं अपने सभी ऑडियंस को यही बताना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया कि फाइब्रॉइड एक बिनाइन कंडीशन है। ये नॉन कैंसरस कंडीशन है जो रिप्रोडक्टिव एज, जब बच्चा होने वाली एज हो 20 से 40 साल, तब ये ज़्यादा कॉमन होती है। ये सिर्फ जब सिम्प्टोमैटिक हो, जब कोई दिक्कत दे रही हो या फिर सबम्यूकोजल हो, मतलब यूट्राइन कैविटी के अंदर हो, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में हमें इनकी सर्जरी करनी चाहिए। हर फाइब्रॉइड को ऑपरेट करना है, ये मैसेज प्लीज मत रखिए और आप ये भूल जाइए। आप हमेशा यही ध्यान रखिए कि अगर वो फाइब्रॉइड से कोई तकलीफ है, क्योंकि सर्जरी एक मेजर चीज होती है जो बिना जरूरत के नहीं करनी चाहिए। आजकल जैसे कि पंकज सर कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट वही है कि जिसका आप बिना ऑपरेशन के इलाज कर पाए। तो आई थिंक दैट इज ऑल। वी हैव मेडिकल मैनेजमेंट, वी हैव depots, and then we have last resort is our surgeries which even can be done hysteroscopically, laparoscopically. So every fibroid does not require surgeries. Thank you. अगर सर्जरी करी ना, एक और सुप्रिया एक पॉइंट जाते जाते, एक स्मॉल टेक होम भाई, अगर हमने फाइब्रॉइड की सर्जरी करी है फिर हमें 3 से 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। राइट सर, क्योंकि मायोमेट्रियम को हील करने में टाइम लगता है। सो मेरा सलाह ये है सबके लिए, जो मेरे साथी यहाँ पर है, दैट इन केस somebody got a fibroid and she's around 39-40 years of age, पहले उनका पिकअप कर लीजिए, पहले पिकअप कर लीजिए, एम्ब्रियो बना लीजिए और फिर मायोमेक्टमी कीजिए। ये ऐसा मत हो कि वो 6 महीने के अंदर उनका AMH और HC और कम हो जाए। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू टेक द कॉल ऑन। और कभी भी फाइब्रॉइड निकालने के बाद में जल्दी से एम्ब्रियो ट्रांसफर मत कर दीजिएगा। वी हैव राइट सीन सर। पीपल फाइब्रॉइड निकाला और एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, नहीं। It may take 3 to 6 months depending upon what type of sutures we have used, how deep we have gone, how many fibroids we have removed, and what we feel about the outcome. Don't be in a hurry, this is what I want to tell you. राइट सर। एंड सर एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि जब भी अपने पास प्रीवियस मायोमेक्टमी की पेशेंट आती है जिसको पहले ऑपरेट हुआ है, तो हमेशा उसके ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट्स हमें मांगने चाहिए, ताकि Yes, हमें पता चले कि वो किस तरह का फाइब्रॉइड था, उसका लोकेशन कैसा था, उसका क्लोजर कैसा किया गया। आई थिंक दैट correct. इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very, very important. Very, very important. So lovely, मजा आ गया. So we enjoyed with being all of you. Thank you everyone, and very soon we'll connect back again. धन्यवाद, खुश रहें, जय हिंद. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Bye थैंक bye. यू सर।